हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस। मेरा नाम मनीष मिश्रा है और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के बारे में। इस वीडियो में एजीटीए 2025 पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज से हम एजीटीए क्वेश्चन सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और जिसमें आपको एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाओगे। और एजीटीए 2026 एग्ज़ाम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कैंडिडेट इस बार डीवी नहीं करा पाए और लास्ट ईयर उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था एजीटीए 2025 वाला। तो नया मौका आया है एजीटीए 2026, फिर से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी अच्छी क्वांटिटी में आई है। 2900 प्लस पोस्ट हैं इसमें टोटल। तो इस मौके को बना लीजिए आप सब और फाइनल कट ऑफ में अपना नाम दर्ज करवा लो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है अपने सभी एग्ज़ाम में। तो हम लोगों को भी कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना है और कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि हम सारे क्वेश्चन सही कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एजीटीए पीवाईक्यू 2025 को देखते हैं और इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव इज करेक्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई किसान उपज निधि क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ पहला हमारा, इट इनेबल्स फार्मर्स टू ऑब्टेन पोस्ट हार्वेस्ट लोन बाय प्लेजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट ENWRS। देखो, ई किसान उपज निधि का मेन पर्पस होता है किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट लोन दिलवाना। पोस्ट हार्वेस्ट लोन क्या होता है? इसका मतलब होता है किसान अपनी फसल को सरकारी गोदाम में जमा करवा के उसके बदले लोन ले सकता है। इसके लिए फार्मर को इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट लेनी होती है, उसके अगेंस्ट में लोन मिलता है और ये डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लोन की बात हो रही है पहले ऑप्शन में, बाय प्लेजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी अगर ऑप्शन बी को देखते हैं, आंसर इसका ए है। बाकी ऑप्शन बी को देखते हैं तो इसमें बात हो रही है, इट अलाउस फार्मर टू सेल प्रोड्यूस ऑनलाइन डायरेक्टली टू कंज्यूमर यूजिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO पोर्टल। तो इसमें FPO की बात हो रही है और FPO पोर्टल से डायरेक्ट सेलिंग की बात हो रही है। ये इनाम से कनेक्ट है, ना कि ई किसान उपज निधि से। तो ये ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। बाकी ऑप्शन सी देखते हैं, इट अलाउज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT पोर्टल। तो DBT पोर्टल फर्टिलाइजर की बात हो रही है, तो इसमें फार्मर्स DBT पोर्टल के थ्रू अपना आधार बायोमेट्रिक से खाद की दुकान से सब्सिडी फर्टिलाइजर परचेज करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ, इट प्रोवाइड्स फार्मर ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू रिसीव क्रॉप इंश्योरेंस बेनिफिट फ्रॉम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। तो इसमें इंश्योरेंस की बात हो रही है, इंश्योरेंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गवर्नमेंट स्कीम है और इसको नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 18 फरवरी 2016 को ये स्कीम लॉन्च कर दी थी। तो ये ई ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज अ माइनर मिलेट। तो पर्ल मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट, ये तीनों मेजर मिलेट में आते हैं और कोदो मिलेट हमारा माइनर मिलेट में है। तो आंसर डी सही रहेगा, बाकी सारे आंसर रॉन्ग है। और माइनर मिलेट में और कौन कौन से आते हैं, लिटिल मिलेट आता है, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल,
फॉक्सटेल मिलेट भी आता है, बार्नयार्ड मिलेट भी आता है। तो कोदो सही है, आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन फॉर इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी एंड इज यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी लेग्यूम्स में होती है, लेग्यूम क्रॉप में, और लेग्यूम क्रॉप के रूट में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, पिंक कलर के, पिंक कलर नोड्यूल्स, गांठें, इसको हिंदी में गांठें बोलते हैं, गांठें। और जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं एयर से, हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन को एयर से बाय एयर एब्जॉर्ब करते हैं और उनको चेंज करते हैं अमोनिया में, अमोनिया में। तो आंसर इसका होगा लेग्यूम कौन सा है इसमें, ए बी सी डी में। तो पहला चिकपी है, लेग्यूम क्रॉप है, तो ए सही रहेगा। बाकी बी कॉर्न है, सीरियल में आता है, ये गलत है। और मस्टर्ड ऑयल सीड क्रॉप है, गलत है। डी शुगर कैन गलत है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा, चिकपी। और राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, इससे सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है, और क्रॉप रोटेशन में इसका यूज़ होता है इसलिए क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप को हमें नाइट्रोजन कम देना होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI नॉर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेस शैल ऑक्यूपाई नॉट लेस देन ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर व्हेन पैक्ड इन रीच्ड कंटेनर। मतलब रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेस फिलिंग में कितने % मिनिमम की फिलिंग होनी चाहिए? तो 90% की फिलिंग होनी चाहिए। अगर 90% फिलिंग है तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होती है। अगर आप कोई बॉटलिंग कर रहे हो उसमें अगर 90% की फिलिंग मेंटेन कर रहे हो तो आप FSSAI के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हो। तो 90% करेक्ट आंसर है, बाकी B C D E गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following organization are responsible for implementing the Dairy Processing and Infrastructure Development Fund DIDF स्कीम? DIDF स्कीम जो है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे डेयरी सेक्टर को मॉडर्नाइज करना। लेकिन बाद में 2023 तक आते आते इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DAHD में, और इसकी फंडिंग 8,000 करोड़ की थी। नाबार्ड ने फंडिंग करा था, और इम्प्लीमेंट का काम जो मिला था वो NDDB को मिला था और NCDC के साथ। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साथ में मिलकर इम्प्लीमेंट किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेप्टोस्पायरोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद एयर, फीड, सलाइवा, यूरिन। लेप्टोस्पायरोसिस ट्रांसमिशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू होता है। तो आंसर डी सही है, क्योंकि लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एनिमल के यूरिन से फैलता है ये, और
कॉन्टेमिनेटेड सॉइल और वाटर के कांटेक्ट से इन्फेक्शन फैलता है। मतलब अगर जहाँ यूरिन जहाँ पानी में और सॉइल में मिक्स होगा, सॉइल और वाटर में मिक्स होगा, तो वहाँ से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है ये डिजीज़। और ह्यूमंस में आने के बाद ये डिजीज़ वेल्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको रैट फीवर भी कहते हैं। अगर लेप्टोस्पायरोसिस को रैट फीवर भी कहा जाता है। और फैलता कैसे है? स्किन के थ्रू बॉडी में एंट्री कैसे होती है? जहाँ पर वुंड होगा, घाव, स्किन कट रहेगा, वहाँ से इन्फेक्ट हो जाएगा। आईज, नोज, माउथ, यहाँ से मतलब ह्यूमन में एंट्री होती है डिजीज़ की। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, बी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ई रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक्स आर नॉन एडिबल एंड नॉट सुटेबल फॉर फीडिंग लाइफ स्टॉक? निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली अखाद्य है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी खली हम लोग नहीं खिला सकते हैं? तो कैस्टर केक, नीम केक और महुआ केक, ये 3 तरीके की खली जो है वो उसको हम लोग नहीं खिला सकते। ग्राउंडनट केक को हम लोग खिला सकते हैं जानवरों को। क्यों? क्योंकि कैस्टर केक और नीम केक और महुआ केक टॉक्सिक होते हैं। और टॉक्सिक क्यों होते हैं? क्योंकि कैस्टर के अंदर रेसिन हाईली टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और रेसिन जो है एनिमल ब्लड में प्रोटीन बनना बंद कर देता है। तो ये बहुत हार्मफुल है, इसलिए हम जानवरों को नहीं देते। नीम केक के अंदर भी हमें निम्बिन और सेलेनिन बिटर टॉक्सिक पाए जाते हैं और ये एनिमल के डाइजेशन को ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए नीम केक भी हम लोग नहीं खिलाते हैं। महुआ केक में भी टॉक्सिक पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर पाया जाता है सेपोनिन नाम का एक टॉक्सिन पाया जाता है, सेपोनिन, जो कि हार्मफुल है और ये रेड ब्लड सेल को ब्रेक कर देता है, रेड ब्लड सेल को। तो ये भी हम जानवरों को नहीं देते हैं, खिलाते नहीं हैं। तो ग्राउंडनट केक ही खिलाते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट हैं और इसमें 45 से 50% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मसल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है एनिमल बॉडी के लिए। और इसके अंदर 7 to 8% ऑयल भी होता है, जो कि एनर्जी देता है एनिमल्स को। तो हम लोग ग्राउंड केक खिलाते हैं। लेकिन ऑप्शन में पूछा गया कि नॉन एडिबल, तो नॉन एडिबल है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ बी ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट है। बाकी ए, सी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में पूछा गया हेटेरोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज, हेटेरोसिस इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड विगोर। हाइब्रिड विगोर क्या होता है? विगोर मतलब स्ट्रॉन्ग और हेटेरोसिस का ही मतलब हाइब्रिड होता है। क्योंकि अगर हम दो डिफरेंट जीन को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 मतलब हाइब्रिड जनरेशन बनता है और वो F1 जो होता है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब इनमें ज़्यादा यील्ड देने की क्षमता होगी, डिजीज़ रेसिस्टेंट होंगे, ये ग्रोथ अच्छी होगी इसमें। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम लोग F2 में जाएंगे, F1 के बाद अगर फिर से F2 में जाते हैं तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। इनकी रेसेसिव जीन सामने आ जाएंगी और ये लोग क्या कहते हैं, यील्ड में कमी और डिजीज़ रेसिस्टेंट नहीं रह पाएगा और ग्रोथ भी कम होता है। तो हेटेरोसिस
इन प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड विगोर, तो ऑप्शन ए सही है। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बिल्कुल अपोजिट होता है हेट्रोसिस से, क्योंकि इन ब्रीडिंग में सेम जीन को क्रॉस करवाने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है और इसमें नेक्स्ट जनरेशन वीक होते हैं, डिजीज लग जाते हैं, और सेम जीन का क्रॉस यील्ड भी कम करता है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी में सेल में क्रोमोसोम के 2 से ज़्यादा सेट 3n 4n जो तैयार होते हैं, 3n 4n, उनको कहा जाता है। इससे प्लांट फ्रूट साइज बढ़ जाता है और ये क्रॉस करने से नहीं, ये सेल डिवीज़न में एरर से होता है ये, या फिर कोल्चिसाइन से, केमिकल से, तो ये भी रॉन्ग है। डी आपका म्यूटेशन है, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए सडन चेंजेस होने के कारण म्यूटेशन होता है। अचानक से डीएनए में सीक्वेंस में एरर होना, और इसके ज़्यादातर नुकसान होते हैं। कभी कभी चेंजेस अच्छे ट्रेड भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसका लॉस ही है, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है। हाइब्रिड विगोर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th। What does the term seed replacement rate SRR refers to? सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। टोटल एरिया में से कितना % एरिया सर्टिफाइड क्वालिटी सीड से सोइंग किया गया है। ये अगर मान लो एक फार्मर ने 1 हेक्टेयर लैंड में 50% एरिया सर्टिफाइड सीड्स सोइंग किया और 50% एरिया फार्म सेव्ड सीड सोइंग किया है, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या हुआ? अगर हमें 1 हेक्टेयर में 100 kg सीड की रिक्वायरमेंट है, तो 1 हेक्टेयर में 100 kg, तो हमने 50% एरिया में सर्टिफाइड सीड लगाया, तो 50 kg अपॉन में 1 हेक्टेयर इंटू में 100, आंसर है 50%। तो 50% एरिया हमने सीड रिप्लेस किया फार्म सेव्ड सीड से। और फार्म सेव्ड सीड क्या होते हैं? फार्म सेव्ड सीड उन्हें कहते हैं जब फार्मर ने एक क्रॉप लगाया एक फील्ड में, और उस फील्ड से जो सीड निकला, यील्ड हुआ, उसको स्टोर कर लिया नेक्स्ट सीजन के लिए, सोइंग के लिए। तो जो नेक्स्ट सीजन सोइंग के लिए स्टोर हुई सीड है फार्मर के पास, उसको ही हम फार्म सेव्ड सीड कहते हैं। और इसके क्या क्या लॉसेस हैं? इसके लॉसेस ये होते हैं कि इसमें जेनेटिक प्योरिटी नहीं होती, सीड जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है, यील्ड में दिक्कत आ सकती है। और अगर हम सर्टिफाइड सीड लगा रहे हैं तो इसके अंदर हमें जेनेटिक प्योरिटी मिलेगी और यील्ड भी ज़्यादा होगा, प्लांट का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। इसलिए सीड रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें क्वालिटी सीड और सर्टिफाइड सीड ही लगाने चाहिए। अगर हम हाइब्रिड सीड की बात करें तो उसमें 100% रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड सेकेंड जनरेशन में ग्रोथ और यील्ड नहीं दे पाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड क्वालिटी सीड रेदर देन फार्म सेव्ड सीड। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ऑप्शन ए में रेशियो ऑफ हाइब्रिड सीड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड इन सीजन बात कर रहा है, तो ये गलत है। परसेंटेज ऑफ लैंड वेयर ऑर्गेनिक सीड आर रीयूज्ड फॉर सोइंग, तो ऑर्गेनिक सीड का रीयूज सोइंग की बात हो रही, ये भी गलत है, ये सीड रिप्लेसमेंट में नहीं आते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ फार्म सेव्ड सीड रिप्लेस्ड विद फर्टिलाइजर, तो हमें फर्टिलाइजर के साथ रिप्लेस नहीं करना है, हमें सर्टिफाइड सीड के साथ रिप्लेस करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी ही सही है, ऑप्शन ई भी गलत है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में दिया अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा MGNREGA मनरेगा हाउ मैनी डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड टू रूरल हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है इसमें मनरेगा में, और इसमें
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है। ये राइट टू वर्क कानून में आता है और रूरल एरिया में हर एक घर से मिनिमम एक एडल्ट को इस स्कीम से काम करने का मौका मिलता है। 15 दिन में रोजगार देने की गारंटी गवर्नमेंट खुद लेती है और अगर 15 दिन में गारंटी नहीं पूरी कर पा रही, रोजगार नहीं दे पा रही, तो 25% बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, 25%। तो डी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया एज पर मैनेज। मैनेज क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर है? हैदराबाद में, हैदराबाद। एक्सटेंशन एजुकेशन हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड मेथड को फॉलो करता है, ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, ये तीनों डिसेंट्रलाइज्ड मेथड हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये आंसर करेक्ट है क्योंकि इसमें पूछा गया डज नॉट कंस्टिट्यूट रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा? सेंट्रलाइज प्लानिंग, क्योंकि एक्सटेंशन में जो भी मेथड यूज करे जाते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है अगर आपको कोई काम करना है, कोई काम सीखना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अपने काम को सीखना है तो अपने, या फिर काम को करना है वो अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हो, मतलब अपने इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट पे क्या क्या हो सकता है? मान लो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो आप अपने इंटरेस्ट पे सीखेंगे। मॉडर्न फार्मिंग सीखनी है तो आप अपने इंटरेस्ट पे सीखेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान लॉन्च कर दिया कि अगर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा उसी को एमएसपी दिया जाएगा, तो ये तो मतलब इंटरेस्ट की बात नहीं है, आपका मन नहीं है ऑर्गेनिक करने का, उसके बाद भी आपको मजबूरन करना पड़ रहा है, तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग में आता है। तो एक्सटेंशन कभी भी सेंट्रलाइज प्लानिंग पे काम नहीं करता, ये हमेशा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पे काम करता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है, बाकी आंसर रॉन्ग है। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं 12th। Which central ministry is responsible for implementing the watershed development component under the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस मंत्रालय के अंदर आता है? वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है आपके। 13th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द करेक्ट बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम? विग्ना मूंगो करेक्ट है, इसको कहते हैं ब्लैक ग्राम उड़द। फैसिलियस वुल्गेरिस को हम कहते हैं राजमा, किडनी बीन। सीसर एरिंटिनम को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? चिकपी। विग्ना रेडियाटा मूंग। तो बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, ये आंसर सही है। 14th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following method is used to make seed larger and uniform in size to facilitate mechanized sowing? तो अगर सीड्स की साइज को लार्ज एंड यूनिफॉर्म करना है तो कौन सा तरीका होगा अगर हमें मैकेनाइज सोइंग करना है? तो सीड प्लेटिंग में आप सीड की कोटिंग करते हैं और उसके साइज को बड़ा करते हैं और यूनिफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि
सीट प्लेटिंग में सीट कोटिंग करी जाती है जिससे सभी यूनिफॉर्म साइज में हो जाते हैं और सोइंग में मशीन सोइंग में यूनिफॉर्म सीट सोइंग हो पाए इजीली। सीट प्लेटिंग से सीट साइज लार्ज एंड यूनिफॉर्म हो जाता है। और स्मॉल साइड सीट लाइक वेजिटेबल सीट जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए उनकी कोटिंग करके उनका साइज़ लार्ज किया जाता है। और कोटिंग करने में हम फर्टिलाइज़र भी मिक्स कर देते हैं, साथ में पेस्टिसाइड फंगिसाइड भी मिक्स कर देते हैं ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो और कोई इन्फेक्शन भी ना लगे। तो सीट प्लेटिंग ऑप्शन सही है। बाकी वेट ट्रीटमेंट में आप सीट को भिगोया जाता है बाल्टी में या फिर किसी कंटेनर में फंगिसाइड डालकर। ड्राई ट्रीटमेंट में आप लोग डस्ट स्प्रे करते हैं फंगिसाइड का। स्लरी मेथड में आप लेप लगाते हैं बीज पे पेस्टिसाइड फंगिसाइड का। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन डी ही सही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NIPHM के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल धान के लिए और गेहूं के लिए है ताकि फसल को खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सके। NIPHM द मैक्सिमम सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज इज राइस 14% एंड व्हीट 12%। तो राइस का क्या है 14%, व्हीट का क्या है 12%। ये ऑप्शन सही है। क्यों है? राइस और व्हीट सीड जो है ऑर्थोडॉक्स सीड में आते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज हो सकती है इनकी। और अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो रेस्पिरेशन होने लगेगा सीड में और हीट डेवलप होगा, और हीट डेवलप होने से स्टोर नहीं कर पाओगे, सीड खराब होने लग जाएंगे। और रेस्पिरेशन से डोरमेंसी भी ब्रेक होती है, और एक बार डोरमेंसी ब्रेक हो गई तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, और सीड जर्मिनेट अगर हो गया तो फिर वो स्टोर नहीं हो पाएगा, सीड खराब हो जाएगा। और मॉइस्चर ज़्यादा होने से फंगस भी लग सकते हैं, इसलिए हमें एक आइडियल मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना होता है। और आइडियल मॉइस्चर कंटेंट है राइस का 12%, सॉरी राइस का 14% और व्हीट का 12%। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे 15 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे के जाना चाहता हूँ कि अगर हमें सीड ड्राइंग करना है, अगर हमें, तो उसके कितने मेथड होते हैं? हाउ मैनी मेथड फॉर सीड ड्राइंग? और अगर आपको AGTA का बैच ज्वाइन करना है ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ साथ में आप 8400861867 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक आपको यूट्यूब के हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस थैंक यू।